हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं फिर से आ गया आपको थोड़ा ज्ञान देने के लिए, आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, आपको वेकअप कॉल करने के लिए कि फिर से हम लोग को पढ़ना है। हम लोग नहीं स्टॉप कर सकते। चलिए बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं ज़्यादा थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आज से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आपको एक लगभग मास दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग को कंप्लीटली एक डिफेंस पैटर्न्स में हम लोग को जानना चाहिए। एक नया वर्ड भी इंट्रोड्यूस करेंगे आज हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम एटॉम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ हम लोग आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वेस्ट ना करते हैं समय और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्लास के ऊपर। दैट इज नथिंग बट बेस्ड ऑन एटॉम कैलकुलेशंस, बी आर नंबर ऑफ एटॉम कैलकुलेशन। ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स के कैलकुलेशंस के कारण हम लोगों को कुछ बेसिक से एक चीज जानना पड़ेगा ना। क्या जानना पड़ेगा बच्चों, ये भी तो हम लोग को क्लैरिटी होना चाहिए कि देखिए बच्चों, कुछ भी करो आपको मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे पता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मोल वर्ड के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो अगर हम लोग मान ले कि अगर आपको ध्यान से दिया जाए कि 1 मोल, ये हम सबको पता है, अब तक हम लोग की पूरी क्लैरिटी आ चुकी है कि ये Na की नंबर को क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से अगर आप देखा जाए या मॉलिक्यूल्स, ये एवोगैड्रो नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिसिटी रखते हैं। नाउ टेकिंग टू दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, यहाँ अगर 1 मोल एटम्स लिख दूँ मैं, तो बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखते हो? एटम्स ही लिखते हो, करेक्ट। अभी कभी कभार पेपर्स वगैरह में ये 1 मोल नहीं भी दिया जा सकता, इसके जगह एक और वर्ड यूज किया जाता है 1 ग्राम एटम। अगर आप सिर्फ एटम्स के, हम लोग अभी तक तो मॉलिक्यूल्स घुसे ही नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो 1 ग्राम एटम जब यूज करते हैं वर्ड, इसका मतलब कुछ और नहीं है बच्चों, क्या है? 1 मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल। तो 1 मोल जब अब आप यूज कर रहे हो, जब भी आप 1 मोल आप यूज कर रहे हो, इसके जगह पर आप एक नया वर्ड यूज कर सकते हो 1 ग्राम एटम। दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अगर 1 मोल के जगह पर 1 ग्राम एटम दिया जाए, इसका मतलब भी कितने एटम्स के लिए है बच्चों? Na एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के कारण। मतलब यहाँ पर विस्तार किया जाए कि Na नंबर ऑफ एटम्स आपको 1 मोल भी डिजिग्नेट कर सकता है, नहीं तो 1 ग्राम एटम भी कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करना है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स के कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, तो बच्चों एकदम क्लैरिटी रखें कि नंबर ऑफ एटम्स इज नथिंग बट Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर को तो आप मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके जगह पर उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। कभी कभार नंबर ऑफ मोल्स ऐड ना करते हुए आपको पेपर में Na इंटू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर नंबर ऑफ ग्राम एटम भी कंप्लीटली लिख सकते हो। हालांकि आपको ये दोनों के कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज वही है जो पहला क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, या पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कुछ भी करो, आपको वो पुराने 4-5 जो फॉर्मूलाज है वही से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और उस नंबर ऑफ मोल्स से आपको मल्टीप्लाई करने का Na से, ताकि आप कंप्लीटली यू गेट अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ 1 मोल एटम्स या 1 ग्राम एटम्स, या आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट करवाता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल नाउ। सो प्रैक्टिकली मैं आपको कंडीशन दे दूंगा। ठीक है, कुछ आपको एटम्स देने जाएंगे, अभी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा विस्तार करते हैं। कि मान लीजिए मैंने ये डाल दी, यहाँ पर आपको मैं मास दूंगा, यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेट करने दूंगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हाँ चलो। तो बेसिकली इफ आई गिव यू सम मासेस, लाइक फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मैं क्या दूंगा कि गिवन कंडीशंस, यहाँ पर गिवन कंडीशन दे देते हैं, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिख देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दे देते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये सब चीज आपको निकालना है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन में देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 8 ऊपर 16 दिया गया। ठीक है,
तो पहला चीज आपको क्या करना है, आपको पता है बेटा कि यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपको मिलना ही है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास। सो प्रैक्टिकली हम लोग ये करेंगे। ठीक, अभी यहां से अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मिल गया तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज इक्वल्स टू मास कितना दिया है बेटा 80, उसको किससे डिवाइड करना है 16, आपको कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मिलेंगे 5, और नंबर ऑफ एटम्स कितना मिलेगा बेटा, जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मिला उसको आप क्या से मल्टीप्लाई करोगे 5Na। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप सिंप्लिसिटी से करो, बनेंगे ही क्वेश्चंस, ऐसा बनने का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आपको मास दिया गया, वहां से आपने क्या निकाली कि RAM निकाली, उसको नीचे से डिवाइड कर दी। अब फिर से मैं मान लेता हूं कि आपको एक दूसरा कंडीशन भी दिया गया है, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं हम लोग, 71 माइक्रोग्राम ऑफ 35.5 क्लोरीन, इधर 17 ये दिया गया है। अभी इससे आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स ही था, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर करेंगे तो ऊपर इस बार क्या करना है, नीचे के यहाँ पर नीचे क्या है 35.5, आपको मास ग्राम्स में ही लिखना है बेटा, जो भी यूनिट का टेंशन ना ले, 35.5 को नीचे लिख दे। लेकिन ऊपर क्या है बेटा 71 माइक्रोग्राम है, तो इसका टेंशन ना ले। माइक्रो का मतलब क्या था 10⁻⁻�6, तो अपन लोग को ये जानना पड़ेगा। तो 71 माइक्रोग्राम मतलब इंटू 10⁻⁻6, इसको आराम से कैलकुलेट करेंगे 2 मिलेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपका वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, यही हो गई आपकी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स। इसको अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Na, बस मिल गया आपका आंसर। तो यही होती है आपकी बेसिक वाली मोल की कैलकुलेशनल वैल्यूज। आप ये ध्यान में रखें हमेशा बच्चों की आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और जितने भी एटम्स आपको चाहिए उससे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, Na से। तो आई होप आपकी क्लैरिटी आ चुकी है पहले ही कॉन्सेप्ट में। तो अब लिख लो ये चीज़ को, पूरा आराम से लिख लो बच्चों। मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी लाया हूँ आज, ताकि आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर सको। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग कि कैलकुलेट द मास रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द मास रिक्वायर्ड टू हैव 6 into 10⁻21 atoms of neon. Calculate the mass required to have 6 into 10⁻21 atoms of neon. ठीक है, RAM is equals to 20, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। अभी आपको पेपर में क्या पूछा है कि कितना मास से आपको इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। ठीक, अभी इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर RM की वैल्यू लिख लेते हैं आराम से। अभी हम लोग इसको करेंगे तो उसका टेंशन ना लीजिए, पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लिया आप लोगों ने बच्चों। तो यहाँ पर अभी हम लोग सोल्यूशन लिखाएंगे यहाँ पर। तो क्या करना है, लेट द मास बी x। आपको मैं बताता हूँ टेक्निक क्या है। मास चाहिए तो लेट द मास बी x, लेट द मास बी x। तो इतना ग्राम्स मैंने ले ली। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स मुझे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स टोटल में हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब इक्वल्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 into 10⁻21, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अभी यहाँ ध्यान से देखिए, तो मास को अगर x को अगर इसके रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाए जो कि 20 होती है, तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, Na, तभी तो जाके हम लोगों के नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं बच्चों। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है, फिर से सुनो। आपको पता नहीं है मास कितना है, आपको वही चाहिए पेपर में, तो आपने x ले ली, x मान ली इस चीज़ को। अगर x मान भी ली, अब इश्यू क्या है कि आपको चाहिए नंबर ऑफ मास अमाउंट चाहिए आपको, अमाउंट नहीं खैर मास चाहिए। तो इसके हिसाब से x को किससे डिवाइड करना है, 20 से। क्यों 20 से, क्योंकि 20 है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, आप उसी से डिवाइड कर दो। ऊपर मैं मास को ग्राम में ले रहा हूँ। ठीक है, याद है बच्चों, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम ही होना चाहिए, तब आपके कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इजी होंगे। क्लियर? तो अभी आपने क्या किया, x को 20 से डिवाइड कर दी, आपको मिल गया है नंबर ऑफ मोल्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, Na। तो क्या मिलता था, अभी पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट देखो,
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप Na से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, नंबर ऑफ एटम्स मिलता है ना बेटा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को आपको Na से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको नंबर ऑफ एटम्स मिले, जो कि पेपर में दिया ही गया है 6 × 10⁻21। तो ये वैल्यू आपको दिया गया है। अभी इसको एक्सपांड करें, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। देखो x/20 × 6 × 10⁻23 इज इक्वल टू 6 × 10⁻21। यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो गई, 2 हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 20/100 आ गया, मतलब 0.2 ग्राम्स आ चुकी है। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मास रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। क्लियर है सारे बच्चों का? सारे बच्चों का क्लियर है? तो लिख लीजिए बच्चों, आराम से लिखे, कभी चीज़ों को टेंशन ना ले। टेंशन लेके क्या करना है बेटा, टेंशन लेके कुछ कर पाओगे क्या? उससे अच्छा है आप आराम से क्वेश्चन बना लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है बच्चों? तो मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक और लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in 31 milligram, number of neutrons in 31 milligram of phosphorus 1531। ठीक है, phosphorus 1531। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है दिखाता हूँ। वही बेसिक कंसेप्ट, वही बेसिक चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा बेटा, वहीं से आंसर सारे निकल जाएंगे, आप टेंशन ही ना लो। तो चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है इस बार। चलो, अब एटम कौन है? फॉस्फोरस है बेटा। तो फॉस्फोरस 15 ऊपर 31। अब लोगों ने क्लियर करवाया था कि प्रोटॉन की नंबर कितने होंगे, जो भी नीचे का होगा 15, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, जो भी नीचे होगा 15, और न्यूट्रॉन का कितना होगा, जो भी होगा 31 - 15, ये क्या हो जाएगा बेटा 16। तो ये क्लियर है, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब एक फॉस्फोरस के एटम में, एक ही फॉस्फोरस के एटम में आपको कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे? 16 मिलेंगे बेटा। ठीक है, मैं हमेशा एक ही लाइन स्टेप में करने के लिए कोशिश करता हूं ताकि आपका क्लैरिटी भी आए, आप स्पीड से भी करो, और बच्चों का थोड़ा डाउट्स भी अगर है तो वो भी क्लियर करना है हम लोग को। ठीक है, तो इससे मान लीजिए कि प्रोटॉन्स 15 है, इलेक्ट्रॉन्स 15 है, और न्यूट्रॉन कितना है 16। सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रियली इनटू द फैक्टर्स। तो अगर मान लीजिए, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि कनेक्शन हम लोग कुछ करवाएंगे, कुछ कनेक्टेड पॉइंट्स इशू करेंगे, तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। तो कि एक फॉस्फोरस एटम में हमारे पास टोटल में 16 न्यूट्रॉन्स हो जाती है, 16 न्यूट्रॉन्स, ये फिक्स है। अगर हमें पता चल गया कि एटम्स ऑफ फॉस्फोरस कितने हैं, तो हमारा तो बात ही बन गया बेटा, हमारा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसके चलते मैं अभी एक उपाय निकालूंगा कि ताकि मुझे नंबर ऑफ फॉस्फोरस के एटम्स मिले, और नंबर ऑफ फॉस्फोरस के एटम्स मिलने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके पास है मास, आपके पास है RAM। RAM कैसा है बेटा, यहाँ पर 31 है, आप टेंशन ना लीजिए, आपके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो कि आपके पास 31 मिलीग्राम है, उसको किससे डिवाइड करना है, RAM से 31 से। ऐसे कैंसिल हो जाती है, नीचे भी ग्राम होती है एक्चुअली, वो भी कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर 1 मिली मोल आ जाएंगे। 1 मिली मोल का मतलब क्या है, 10⁻³ मोल्स, 10⁻³ मोल मिल गया बेटा हमको नंबर ऑफ मोल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा बेटा, मेरे साथ ही नोट करते जाइए आराम से। ठीक है, वही आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएंगे। अगर हम लोगों ने वो भी कर लिया, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ कि 1 हम लोगों के पास अभी नंबर ऑफ मोल्स मिला, कितना मिला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1 मिली मोल्स, मतलब 10⁻³ मोल्स मिल चुके हैं हमारे पास। ठीक, नाउ 10⁻³ मोल्स मिलने के कारण अभी हम लोग को और क्या करना है, ये हम लोग को अभी जाननी है। एक बार मोल मिल गया तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस के एटम्स कितने मिलेंगे बेटा, नंबर ऑफ फॉस्फोरस के एटम्स कितने मिलेंगे, दैट इज इक्वल्स टू मोल्स कितने मिले 10⁻³ उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, Na से। आपको मिलेगा यहाँ 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलने वाले हैं, 6 इंटू 10⁻20। क्लियर है बच्चा, पूरा क्लियर है। नाउ
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एटम में कितना था, एक एटम में कितना न्यूट्रॉन था बच्चों, देखो कितने न्यूट्रॉन्स थे, 16 न्यूट्रॉन्स थे। अभी कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को नंबर ऑफ एटम्स, इतना एटम्स मिल गया है, क्लियर। जितना भी नंबर ऑफ एटम्स मिला 6 × 10⁻20 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वैल्यू है 16, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर एकदम आराम से रेडी है, 96 × 10⁻20 न्यूट्रॉन्स। बस खत्म, इससे सिंपल कोई नहीं हो सकता बेटा। तो आप आराम से इस चीज़ को निकाल तो अवश्य सकते ही है कि कितने भी एटम्स चाहिए, कितने भी न्यूट्रॉन चाहिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये एक मेथड होती है, ये एक आराम से आपकी मेथड हो जाती है जिससे आपको पता चलता है कि आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का पैटर्न क्या है इस बार कि अगर आप 1 फॉस्फोरस एटम्स ले रहे हैं, 16 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, मोल्स मिल रहे हैं, 10⁻³ मोल्स मिल रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके अलावा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और स्पीड से कैसे कर सकता हूँ दिखाता हूँ बेटा, देख लो ध्यान से। तो आपको क्वेश्चन में क्या था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हालांकि आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल ली थी आपने बेटा, आपके पास 16 न्यूट्रॉन्स थे एक फॉस्फोरस एटम में, करेक्ट। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालना है, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको मोल्स चाहिए पहले, दैट इज 31 मिलीग्राम 10⁻³ इसको डिवाइड करना है 31 से, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मल्टीप्लाई करना है Na से, और उसी को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। बस खत्म, यहीं पर खत्म हो जाती है। क्योंकि ध्यान से देखें, यहाँ पर आप कैंसिल आउट करने के बाद आपको 10⁻³ Na मिल जाएगा इंटू 16, करेक्ट। तो 16 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻23, तो 96 × 10⁻20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे भी निकल गया। तो बेटा आंसर तो निकलेंगे ही, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक स्टेप में करो या पुराने वाले सिस्टम जो मैंने सिखाया वैसे करो। आप आराम से निकाल सकते हो, मोल्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आप ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें। नहीं तो आप डायरेक्ट एक मेथड यूज कर सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया, और नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, उसको मल्टीप्लाई करना है कि एक एटम में कितना होता है, डायरेक्ट खत्म। इस पॉइंट पे आपकी क्लैरिफिकेशन पूरी आ जाती है, ठीक है। चलो ये वाला क्लियर है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, ये वाला भी टेक्निक नोट कर लीजिए। हर केस में आपको चाहिए ही चाहिए होगा। क्लियर, सारा बच्चों का क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर खत्म। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ठीक, तो मॉलिक्यूल क्या होती है, तो मेरे हिसाब से मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम which has free existence, एक ऐसा पार्टिकल सिस्टम का जिसमें आपकी फ्री एक्सिस्टेंस पॉसिबल हो, वैसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चा, तो मॉलिक्यूल्स कुछ अलग नहीं होते बेटा, ये कुछ एकदम सिंपल सी चीज होती है जिसमें आपको पता चल जाती है कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक्सिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मान लो कि आपके पास O2 होगी, N2 होगी, PH3 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन मॉलिक्यूल्स में सबसे, हम लोग मॉलिक्यूल्स तो पढ़ लेते हैं कि ये तो हम लोग क्लास 9-10 में भी पढ़े, लेकिन यहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्लास 11th में आपको एक वर्ड चाहिए होगा, वो है एटॉमिसिटी। वो है एटॉमिसिटी। नाउ व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स in one molecule of a compound, number of atoms in one molecule of a compound। एक
कंपाउंड का अगर एक ही मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चा, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। ठीक, पूरा क्लियर है बच्चों? चलो, ये आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ एग्जांपल के तौर पे, मैं अगर मान लूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है और मैंने आपको पूछा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। आप ध्यान से देखो, कार्बन में एक एटम है बच्चा, ऑक्सीजन में 2, टोटल में कितने हो गए, 3। सो दिस इज द एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिसिटी इज नथिंग बट एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड में कितने एटम्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आज से, एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चा, ओके। कुछ और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने P4O10 ले लिया, तो P4 में कितने हैं, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर क्लैरिटी रहना चाहिए बच्चों कि P4 में 4 फॉस्फोरस है और 10 ऑक्सीजन है, टोटल मिला के कितने आएंगे, 14। सो 14 और 14 इज द एटॉमिसिटी। ये आपका एटॉमिसिटी हो गया, कितने नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक, पूरा क्लियर है बच्चों? नोट कर ले इस चीज़ों को। देखिए हम लोग बहुत डिटेल से जा रहे हैं, स्लो से जा रहे हैं, लेकिन पूरा ज़बरदस्त ग्रिप करके जाएंगे। आपको पूरी चैप्टर्स, हर चैप्टर में आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उतना ही लेवल का कंसेप्शन मिलेगा, उतना ही लेवल का डिटेलिंग मिलेंगे। आपको पूरा क्लैरिटी आना ही है, आपका सिलेक्शन होगा ही इस कंटेंट से, आराम से, टेंशन ना ले। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर एटॉमिसिटी की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो कुछ अभी काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, एक साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। सो क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों कि कैलकुलेट द एटॉमिसिटी इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो पहला वाला हम लोग एग्जांपल्स कुछ लिखते हैं, एक साथ ही करते जाएंगे। C2H6, प्रैक्टिस करना है बेटा, कुछ भी करके प्रैक्टिस तो करना ही है हम लोगों को। बिना प्रैक्टिस का कुछ सिलेक्शन होगा क्या? जिंदगी में कुछ सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, पक्का हो जाए चीज़ों को, आपकी क्लैरिटी आ जाए, आपकी कॉन्फिडेंस आ जाए, और क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाए बेटा, वही जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, आराम से नोट कर लीजिए। लिख लिया? नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। हम लोग सिलेक्शन के लिए बेसिक से ऊपर तक सारे चेक्स जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चलिए करते हैं अभी एक साथ। तो C2H6 में कार्बन के कितने एटम्स है? 2, हाइड्रोजन के 6, टोटल में कितना आ गया? 8। ठीक है, मिला है? चलो, KMnO4 में 1 पोटाशियम, 1 मैंगनीज प्लस 4 ऑक्सीजन, टोटल में 6। सारे बच्चों को एक साथ अगर मिल रहे हैं तो बहुत ही सही है। यहाँ पर O2 के 2 ही एटम्स है तो 2 ही लिखेंगे, और O3 के 3 एटम्स है तो 3 ही लिखेंगे, फॉस्फोरस में 4 एटम्स है तो 4 ही लिखेंगे। ठीक, सल्फर में 8 एटम है तो 8 ही लिखेंगे। इधर आपके पास 2 सोडियम के हैं, 4 बोरॉन के हैं, 7 ऑक्सीजन के हैं, तो 7 + 4 = 11, 11 + 2 = 13। तो इधर से आपका कितना आया? 13 आया। और इधर से ध्यान से देखिए कितने मॉलिक्यूल है इधर वाटर के? 10। इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं बेटा, भविष्य में ये चाहिए होगा हम लोग को कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होती है। 10 वाटर मॉलिक्यूल, सो 10 वाटर मतलब 10 × 3 मतलब 30। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना होता है? 3 होती है ना, 1 2 H और 1 ऑक्सीजन, 3 × 10 30। सो दिस इज इक्वल्स टू 43। तो यहाँ आपका 43 टोटल आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसे अच्छा मैं नाम, इसका नाम होता है बोरेक्स, भविष्य में चाहिए होगा। ठीक है, इस बंदे का नाम है पोटाश एलम, सॉरी इसका नहीं है, इसका नाम है आपका मोर्स सॉल्ट। और इस बंदे का नाम है
अच्छा इसका कैलकुलेट करने के बाद बोलता हूँ। चलो, तो बोरेक्स में हो गई हमारी 43 वैल्यू। अभी मोर सॉल्ट में निकालते बेटा, तो यहाँ से 1 and 1 2 प्लस ऑक्सीजन 4, इधर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चारों मिला के आपको टोटल 5 हो जाएंगे, बाहर 2 है तो 5 × 2 मतलब 10, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, और इधर मैं बहुत ही इजी से 18 लिख दूंगा। इतना 18 से कॉन्फिडेंस से कैसे लिखा मैंने, 3 एटम्स है वाटर मॉलिक्यूल में, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ गए। 18 + 4 22, 22 + 1 23, 23 + 10 33, 33 + 4 37 और 2 मिला के 39। तो आपकी वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चों, 39। पूरा क्लियर है। फिर इधर से फिर से कंसेप्ट आ जाते हैं, पोटेशियम सल्फेट, इसको हम लोग नाम देते हैं पोटाश एलम। नाम लिख लो बेटा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, भविष्य में ये चीज़ मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर खींचूंगा ही, ताकि बच्चों को बार बार रिवाइज होते जाए, ताकि आपकी क्लैरिटी बार बार बढ़े। ठीक है, तो पोटेशियम 2 है, प्लस सल्फर 1 है 3, प्लस ऑक्सीजन 4, प्लस एल्यूमिनियम 2, प्लस इधर सल्फर और ऑक्सीजन मिला के 5 हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करो 15 हो गए, और इधर 72 72। क्यों 72? क्योंकि 24 × 3 वही वाटर की एडवांटेज होती है, जो भी नंबर इसके आगे आए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड हो जाएंगे। तो 72 + 15 87, 87 + 2 89, 89 + 4 93, 93 + 3 96। ऐसे हो जाती है आपकी पूरी की पूरी एटॉमिसिटी की कैलकुलेशन, पूरी की पूरी एटॉमिसिटी के कैलकुलेशंस। आई होप सारे बच्चों का क्लियर होगा। पूरा बच्चा को मैंने यहाँ पर डिटेल से अपलोड कर दी है पूरी चीज़ें, आप ध्यान से देखिए चीज़ों को, और मेरे हिसाब से आप आराम से नोट कर लें। कर लिया बच्चों नोट? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, अभी जैसे मान लीजिए एटॉमिसिटी, एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू एटम्स, ये एटॉमिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एटम्स हम लोगों ने क्यों बोलता हूं बच्चों, आपको समझ में आएगा। पेपर्स में अगर मैं यहाँ पर ए को ये ले लेता हूँ, एटॉमिसिटी की वैल्यू के लिए जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे उसका ए वैल्यू ले लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन्स के हिसाब से एटॉमिसिटी कितना होगा, एक ही कार्बन है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1, और हाइड्रोजन के हिसाब से कंपेयर करने के समय पे कितना होगा, 4 होगा। तो आपको क्या पता चला कि एटॉमिसिटी इस कुछ नहीं बट उतने ही एटम्स विद रेस्पेक्ट टू, जब हम कोई एटम्स के साथ बोले मतलब एक ही मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एटम के लिए कितने एटम्स होंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कितने एटम्स हैं, वही हम लोग एटॉमिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द एटम्स बोलते हैं। जैसे अभी ये एग्जांपल ले लिया, अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे इथेन, ये आपको सबको पता होगा शायद, इसको इथेन बोलते हैं बच्चों। तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू कितने होंगे यहाँ पर बच्चों, 2 कार्बन एटम है, और एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 6। ठीक, यहाँ पर ये दोनों चीज कंसेप्शन आपकी शायद पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे K2Cr2O7। इस बंदे का नाम क्या है, बहुत बच्चों को पता होगा शायद, बहुतों को नहीं होगा। नाम लिखते जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। पोटाशियम लिखते हैं इसको, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट मतलब यहाँ पर इस केस में अगर मैं एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने जाऊँ तो एटॉमिसिटी पोटाशियम के तुलना में कितने होंगे बच्चों, 2। ठीक है ना, 2 पोटाशियम एटम्स है ना, करेक्ट। तो यहाँ पर 2 हो गए। ए क्रोमियम के रेस्पेक्ट में कितने होंगे, 2, और ए ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितने होंगे, 7। तो ऐसे निकालते हैं आप लोग एटॉमिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि अगर आपको एटॉमिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एटम्स नहीं पता है तब आपकी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपका देखो इतना साल का एक्सपीरियंस है, मुझे ये पता है कि कहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, आई नो दैट। तो आपको अवॉइड करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, आई होप सारे बच्चों ने पूरा लिख लिया होगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं अभी। सो बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी the following types of molecules are present.
द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब इसमें टोटल एटॉमिसिटी टोटल की वैल्यू कितनी है 1, मतलब एक ही एटम होंगे। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक ही एटम होता है फिर भी उसको मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। और बहुत ही कॉमन एग्जांपल कौन सा है बच्चों, जानते हो? बहुत ही कॉमन एग्जांपल जैसे आपके नोबल गैसेस हो गए। तो नोबल गैसेस में क्या होता है बेटा कि नोबल गैसेस में जैसे मान लीजिए हीलियम हुआ या नियॉन हुआ, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे क्या है बच्चों, नोबल गैसेस। और ये नोबल गैसेस में एक एक ही एटम होते हैं। ठीक है, हालांकि इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स भी ट्रीट करते हैं। तो ये एकदम क्लैरिटी रखें कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होती है। बहुत बच्चों का होता है कि सर हम लोगों को तो पता था कि मॉलिक्यूल्स मतलब 2 या 3 तो मिनिमम एटम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप मेरा डेफिनेशन देखें मॉलिक्यूल्स का, मैंने आपको क्या करवाया था कि इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम व्हिच हैज गॉट फ्री एक्सिस्टेंस, जिसके पास अकेले रहने की क्षमता है। तो वो चीजों को ही हम सिर्फ क्या बोलेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अकेले रहने के लिए बहुत ही काबिल होती है। इसी रीजन के चलते हम लोग यहाँ पर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी टाइप कौन सी होती है, दैट इज डाईएटॉमिक टाइप। डाईएटॉमिक मतलब यहाँ पर टोटल एटॉमिसिटी कितने होंगे, एक है टोटल, मैं TOT लिख देता हूँ बेटा, टॉट मतलब टोटल, बाद में भविष्य में भी TOT लिखने से आपको पता होना चाहिए कि सर ने यहाँ पर टोटल ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है। जब आप डाईएटॉमिक पे आ जाते हो इसमें 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है होमो डाईएटॉमिक और दूसरी होती है आपकी हेटेरो। अच्छा, अभी सर होमो और हेटेरो में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। होमो का मतलब है सिमिलर या सेम टाइप, हेटेरो का मतलब है डिसिमिलर या डिफरेंट टाइप। ठीक है, होमो का मतलब है सेम या सिमिलर टाइप, हेटेरो का मतलब है डिसिमिलर या डिफरेंट टाइप। उसके तुलना में अगर आप होमो एटॉमिक यूज कर रहे हो तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं अभी हम लोग जिसमें टोटल एटम तो 2 है लेकिन दोनों ही सिमिलर होंगे। यहां पर भी दोनों ही सिमिलर होंगे। जैसे O2, यहां N2 या Cl2। इन एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को थोड़ा विस्तार से देखें। यहां पर O2 है मतलब 2, टोटल एटम कितना है बेटा, 2 ही है। हालांकि ये दोनों ही सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के हैं ऑक्सीजन के, या ये भी 2 है, दोनों ही सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन की है। 2 है सेम टाइप ऑफ एटम है जो कि क्लोरीन की है। तो ये हो जाती है आपकी डाईएटॉमिक, लेकिन कौन सी वाली, होमो। हेटेरो का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल्स इसके भी ले लेते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स ये वाले हो गए। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब टोटल एटम कितने हैं, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन के लिए है बेटा, लेकिन एक इशू हो जाती है। इशू क्या है कि यहां पर दोनों सेम एटम नहीं है, इस पर अलग अलग एटम है। तो अलग अलग अगर एटम हुआ बच्चों तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरो डाईएटॉमिक, क्योंकि टोटल में तो 2 ही है ना बच्चों। लेकिन हेटेरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एटम्स अलग अलग है। उसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, फिर अगर मान लीजिए कि HF, HCl, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें 2 एटम तो है बच्चों, लेकिन ये दोनों एटम्स क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स के हैं। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, हेटेरो डाईएटॉमिक। क्लियर। चलिए तीसरा पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, एकदम क्लैरिटी से पढ़ो, आराम से पढ़ो, पूरी सिलेक्शन के लिए आप रेडी हो जाओगे। ओके, 1 मिनट, एक चीज मैं बताता हूं। हेटेरो एंड होमो में ध्यान से सुनिए। हाँ, हेटेरो एंड होमो में एक पॉइंट है, इसमें एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी ऑफ द टोटल वैल्यू। लेकिन यहाँ एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज लेसर। पर्सनल एलिमेंट का एटॉमिसिटी इससे टोटल से हमेशा कम ही होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। जैसे ट्राई एटॉमिक मतलब यहाँ पर टोटल एटॉमिसिटी की वैल्यू कितने आएंगे बच्चों, 3 ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 आने वाले। हालांकि ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होंगे आपके होमो
और ये होंगे हेटेरो। ऐसे तो पॉली एटॉमिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स तक सीमित रखूंगा ये वाला लेक्चर। तो होमो एंड हेटेरो में यहाँ पर क्लैरिटी कैसे आएंगे बच्चों, देखते हैं थोड़ा। तो होमो के एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे वेरी कॉमन एग्जांपल है O3, एक बहुत ही रेयर कॉमन एग्जांपल है O3, लेकिन हेटेरो में बहुत सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है, ये भी कॉमन एग्जांपल है, लेकिन इसमें एक मिनट रुकिए मैं आराम से लिख लेता हूँ। होमो एटॉमिक में मैंने एग्जांपल ले ली थी आपकी O3। अब O3 क्या है बेटा, O3 एक ओजोन वाली मॉलिक्यूल है। ओजोन सुना है बेटा, ओजोन लेयर डिप्लीट होते रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सारे इश्यूज लग गए हैं। तो इस बात के चलते होमो एटॉमिक मतलब सिमिलर एटम, तीनों ही एटम सेम है। ध्यान से देखो, O3 में तीनों ही एटम सेम है, हालांकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 है। कैसे बच्चों, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तीनों मिला के आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल में कितने मिलने वाला है, हेटेरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट या तीनों एलिमेंट अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कम ऑन वी कैन डू दिस पर्टिकुलर पार्ट, 4th वन दैट इज नोन एज टेट्रा एटॉमिक। अभी टेट्रा एटॉमिक में टोटल एटॉमिसिटी कितने होंगे बच्चों, 4। इसके भी दो टाइप एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर होमो का एग्जांपल ले लेंगे अभी हम लोग, फिर हम लोग हेटेरो का एग्जांपल लेंगे। अच्छा, अभी होमो वाला जो एग्जांपल है वो कैसे होंगे, ध्यान से देखते हैं। होमो का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप सबको पता है शायद P4, तो फॉस्फोरस जब एग्जिस्ट करता है बच्चों तो वो P4 के जैसे एग्जिस्ट करता है। सेकेंड ईयर में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगे। सो नाउ हेटेरो में क्या होती है, जैसे मान लीजिए सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया, अमोनिया ले लिया, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों जिसमें 4 एटम्स है और एटम्स सेम नहीं है, डिसिमिलर है, ठीक है। वैसे तो अगर आप बोलो मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और प्रकार का, उसको हम लोग ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हैं, ऑक्टा एटॉमिक। और इसके सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल S8 है, सल्फर क्या होती है, वो 8 वाली सिस्टम पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। और ऐसे सल्फर्स को हम लोग कभी कभी, इसका शेप बच्चों देखने के लिए कुछ ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, रुको, कुछ चीज़ें आपको दूसरों कॉलेज के बच्चों से आगे रहना है। तो ये हो गई आपकी ऑक्टा एटॉमिक, या इसको हम लोग कभी कभी क्राउन सल्फर भी बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल ही है, ये एक क्राउन के जैसे राजा महाराजा लोग टोपी पहनते थे ना, वो टोपी है, क्राउन है, जो भी हो कुछ, तो वो जो क्राउन पहनते थे उसके शेप में देखने के लिए इसको हम लोग कभी कभार क्राउन सल्फर भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखें, ऑक्टा एटॉमिक तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। तो ये हुआ था कंप्लीटली, इफ यू चेक आई हैव गिवन यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटीज, बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। तो आपकी आई थिंक यहाँ तक पूरी क्लैरिटी आ चुकी है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले से हम लोग एक बार बोल लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने ये किया कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ग्राम एटम से कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर ली। हम लोगों ने मॉलिक्यूल भी पढ़ ली, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी भी पढ़ लिया। अभी अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन एटॉमिसिटीज, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो बोलते रहता हूँ बच्चों, इतना फ्री मस्त वाला कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ यार अपना प्रॉमिस ज़रूर रखना कि सर हम सबको शेयर करेंगे, सबको बोलेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम सबका एक साथ ही कनेक्शन होके सिलेक्शन के लिए आगे बढ़े, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।